friends, you're most welcome to my channel Commerce Web YouTube classes for you. हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, भारत में आयकर के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के दौरान हम लोग प्राचीन भारत में टैक्सेशन सिस्टम को समझेंगे एवं आधुनिक कर व्यवस्था के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि टैक्स कहते किसको हैं। टैक्स एक आर्थिक भार है जो राज्य द्वारा अथवा राजा द्वारा अपने देश की जनता से वसूल किया जाता है और इसका व्यय राजा जनता की भलाई के लिए ही करता है। जहां तक भारत में करों के इतिहास का प्रश्न है तो आप सभी जानते हैं कि भारत विश्व गुरु रहा है। हमने दुनिया को रास्ता दिखाया है। हमारे गौरवशाली इतिहास को तमाम बार कुचलने एवं बदलने के प्रयास किए गए हैं। हमारे गौरवशाली इतिहास को मिटाने के ही क्रम में नालंदा एवं तक्षशिला में सहेजी गई तमाम सारी ज्ञान की जो पुस्तकें थीं उन्हें जला दिया गया, लूट लिया गया, उन्हें नष्ट कर दिया गया विदेशी आक्रांताओं द्वारा। यूं तो हमारी गौरवशाली इतिहास की जड़ें इतनी गहरी थी कि इसे उखाड़ पाना या इसे समूल नाश कर पाना असंभव था। यहाँ पर मोहम्मद इकबाल की कुछ पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत का टैक्सेशन सिस्टम प्राचीन काल से ही अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत पर आधारित था। रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास जी राजा दिलीप को राजनीति एवं कर व्यवस्था के आदर्श स्वरूप के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य जमीन से नमी को सोख कर इसे कई हजार गुना करके वापस कर देता है, ठीक उसी प्रकार से राजा को अपनी प्रजा से करों की वसूली करके इसे अपनी प्रजा की भलाई पर ही व्यय कर देना चाहिए। वहीं राजनीति, नीति शास्त्र एवं अर्थव्यवस्था की सबसे प्राचीन पुस्तक अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताया है कि राजा को अपनी जनता से कर इस प्रकार से वसूल करना चाहिए जिस प्रकार पुष्प से भौरा शहद लेता है और पुष्प को कोई क्षति भी नहीं पहुंचाता है, बल्कि इससे इन दोनों का सह अस्तित्व जुड़ा हुआ है। भौरा शहद लेता है और साथ ही साथ पराग कणों को दूसरे पुष्प तक पहुंचाता है, जिससे पुष्प के विकास में और वृद्धि में सहायता होती है। राजा को अपने नागरिकों से कर वसूलते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन बातों से स्पष्ट होता है कि हमारी प्राचीन कर व्यवस्था कितनी समृद्ध थी, कितनी नागरिकों के प्रति जवाबदेह थी। भारत में कर व्यवस्था का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति में बताया गया है कि राजा को करों के संग्रहण की व्यवस्था इस प्रकार से करनी चाहिए कि कर चुकाने वाले को कर चुकाने में कष्ट महसूस न हो। उस समय के टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से व्यापारियों और कारीगरों को चांदी और सोने में अपने मुनाफे का 1/5वां हिस्सा राजा को कर के रूप में देना होता था, जबकि वहीं किसानों के लिए उनकी उपज का 1/6 हिस्सा, 1/8 हिस्सा या 1/10 हिस्सा जैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुसार भुगतान करने की परंपरा थी। वहीं 350 से 275 ईसा पूर्व मौर्य काल में कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई। यह पुस्तक नीति शास्त्र, राजनीति एवं अर्थशास्त्र की सबसे व्यवस्थित पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक के एक हिस्से में राज्य के कर व्यवस्था के बारे में एक व्यवस्थित प्रणाली का वर्णन मिलता है। वर्तमान में हमारे वहाँ प्रचलित जो कर प्रणाली है, टैक्सेशन सिस्टम है, वह लगभग 2300 साल पहले लिखी गई इसी पुस्तक के कर व्यवस्था के समान है। मौर्य काल में राज्य की सभी जमीनों पर, सभी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था और इस प्रकार से जो किसान खेती करते थे वह जिस भूमि पर खेती करते थे उसके लगान के रूप में राजा को राजस्व कर, रेवेन्यू टैक्स का भुगतान करते थे और आयकर के रूप में कृषि उपज का 1/6 हिस्सा राजा को कर के रूप में देते थे।
वहीं जो लोग वनों से, जंगलों से कोई उत्पाद इकट्ठा करते थे और उसे बेच करके कोई धन प्राप्त करते थे, तो वह भी अपने आयकर के रूप में 1/6 हिस्सा राजा के खजाने में जमा करते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भू राजस्व एवं इस प्रकार के आयकर के अतिरिक्त भी कुछ कर, जैसे जल कर, चुंगी कर, टोल टैक्स, सीमा शुल्क भी वसूल किया जाता था। अर्थशास्त्र की इसी पुस्तक में विदेशी व्यापार पर लगने वाले कर, सीमा शुल्क, जिसे आज हम कस्टम ड्यूटी के नाम से जानते हैं, इसका भी एक व्यवस्थित स्वरूप इस पुस्तक में वर्णित है। कालांतर में भारत में जितने भी राजा आए उनकी अलग अलग अपनी कर प्रणाली थी। आप सभी जानते हैं कि हजारों वर्ष तक भारत में विभिन्न आक्रांताओं ने शासन किया, विदेशी आक्रमणकारी शासकों का शासन था। उस दौरान की जो कर व्यवस्था थी वो हमारे प्राचीन कर व्यवस्था के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत थी। अर्थात उस समय कर जो है वह सरकारी खजाने को भरने के लिए जनता से वसूल किया जाता था, बिना यह बात को ध्यान में रखे हुए कि जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उनका तो मुख्य मुद्दा था कि वह कितना अधिक से अधिक खजाना भर सके, कितनी अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सके, कितना देश को लूट सके, इस बात पर उनका ज्यादा ध्यान था। वर्तमान टैक्सेशन सिस्टम की शुरुआत भी इन्हीं मानसिकताओं के साथ हुई। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, वह मूलतः अंग्रेजों द्वारा बनाए गए तमाम एक्ट का ही एक समूह है और इसमें तमाम सारे एक्ट हैं जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए एक्ट को थोड़ा बहुत परिवर्तित करके आज हमारे देश में लागू है। उन्हीं में एक इनकम टैक्स एक्ट भी है। भारत में सबसे पहले आय पर लगने वाला कर, आयकर, इसकी शुरुआत 1860 में हुई और भारत में टैक्सेशन सिस्टम के स्वरूप को डिजाइन किया था जिस अंग्रेज ने, उसका नाम था जेम्स विल्सन। यह मूलतः एक प्रसिद्ध व्यापारी थे और साथ ही साथ फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट माने जाते थे और उस समय यह ब्रिटिश संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। इनको तत्कालीन गवर्नमेंट द्वारा 1859 में भारत में बुलाया गया। इन घटनाओं के समय काल से आपके दिमाग में एक बात स्पष्ट हो गई होगी कि यह जो समय था वह हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का समय था। इस दौरान देश में अंग्रेजों के विरुद्ध एक युद्ध की शुरुआत हो गई थी, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और इसको ठीक करने के लिए ही जेम्स विल्सन को भारत बुलाया गया था। यहाँ जेम्स विल्सन के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी। आज जो आप बजट का नाम सुनते हैं, तो बजट सबसे पहले भारत में डिजाइन करने वाले व्यक्ति भी जेम्स विल्सन ही थे। बजट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रकार का सरकारी प्रपत्र होता है जिसमें सरकार उन मदों को बताती है जिन पर वह आने वाले वर्ष में व्यय करने वाली है और साथ ही साथ इसके दूसरे हिस्से में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि सरकार इन व्ययों की पूर्ति के लिए धन कहां से ले आएगी, अर्थात आय के स्रोत क्या होंगे। तो जेम्स विल्सन ने भी उस समय के सरकार का एक बजट तैयार किया था जिसमें उन्होंने सरकार की आय को बढ़ाने के लिए देश के नागरिकों पर उनके आय पर एक विशेष प्रकार के कर की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था, जो इनकम टैक्स यानी आय पर लगने वाला कर था। और इसका श्री गणेश सबसे पहले 1860 में इस प्रकार से हुआ। इसके दो मौलिक उद्देश्य थे जिनको पूरा करने के लिए भारत में आयकर लगाया गया। पहला तो यह कि उस समय जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी भारत में, उसकी आय को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, और दूसरा, चूंकि भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो चुकी थी, देश में चारों तरफ विद्रोह की लहर थी, देश के नागरिकों को किस प्रकार से आर्थिक चोट पहुंचाया जाए, यह इसका निहित उद्देश्य था। भारत में आयकर की वसूली के लिए उस समय एक एक्ट पास किया गया जो था इनकम टैक्स एक्ट 1860, और इसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के नागरिकों पर आयकर लगाने एवं वसूलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आयकर अधिनियम 1960 काफी कमियों से भरा था और इसमें तमाम सारी समस्याएं थी। इसके लिए काफी इसमें संशोधन हुए। सबसे पहला संशोधन इसमें 1863 में किया गया और इसके बाद से 1867 में, 1871 में, 1873 में और 1878 में इसमें तमाम प्रकार के संशोधन हुए। इन संशोधनों के कारण इस मूल अधिनियम का स्वरूप काफी बदल गया था। इसलिए यह आवश्यकता महसूस हुई कि इसकी जगह पे एक नए आयकर अधिनियम को लाया जाए और इस प्रकार से 1886 में 1886 में एक नया आयकर अधिनियम अंग्रेजों द्वारा पास किया गया और इसने अपने पूर्ववर्ती आयकर अधिनियम 1960 को रिप्लेस कर दिया। 1886 में पास हुआ यह आयकर अधिनियम भारतीय परिवेश के काफी अनुकूल था। इसके द्वारा भारत में आयकर व्यवस्था को एक अस्थायी स्वरूप मिला और यह व्यवस्था एक लंबे समय तक अनवरत चलती रही, जो 1970 तक निर्बाध रूप से चलती रही। इस अधिनियम में आयकर की दरें काफी कम थी, जो 1917 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सही नहीं थी। तो इसको परिवर्तित करने के उद्देश्य से तथा इसके ढांचे में भी कुछ मौलिक परिवर्तन करने के उद्देश्य से सन 1918 में एक नया आयकर अधिनियम पास किया गया, जिसमें आयकर की दरें पूर्ववर्ती अधिनियम से अधिक थी। इसमें आयकर की दरों को बढ़ा दिया गया और तमाम सारे आयकर से संबंधित परिवर्तन इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए। आयकर अधिनियम 1918 को भी बहुत जल्दी ही परिवर्तित कर दिया गया और इसके स्थान पे 1922 में 1922 में अखिल भारतीय कर जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर एक नया आयकर अधिनियम 1922 पास किया गया। यह इनकम टैक्स एक्ट 1922 ही वर्तमान इनकम टैक्स एक्ट 1961 की आधारशिला माना जाता है और यह माना जाता है कि 1922 का जो आयकर अधिनियम था उसके अधिकतर प्रावधान 1961 में एडॉप्ट कर लिए गए, इस अधिनियम में शामिल कर लिए गए। इनकम टैक्स एक्ट 1922 में ही सबसे पहले प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अनुसार प्रीवियस ईयर आय कमाने वाला वर्ष और असेसमेंट ईयर कर निर्धारण वर्ष के रूप में अलग अलग जाना जाने लगा। इनकम टैक्स एक्ट 1922 1 अप्रैल 1962 के पहले तक, जब तक कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं आ गया, तब तक भारत में अप्लाई रहा और इसमें भी कई सालों में परिवर्तन किए गए, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, अमेंडमेंट है, वो 1939 में किया गया था। इसके द्वारा जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था वह आधुनिक जो स्लैब सिस्टम है वो इनकम टैक्स में 1939 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया। यद्यपि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन फिर भी हमारा जो इनकम टैक्स सिस्टम था वह यही अंग्रेजों के कानून जो इनकम टैक्स एक्ट 1962 के रूप में उस समय भारत में था, उसी को स्वतंत्र भारत में इनकम टैक्स एक्ट के रूप में स्वीकार किया गया। और चूंकि इसमें भी तमाम सारे परिवर्तन हुए थे, राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन हुआ था, मूल रूप से सरकार की सोच में परिवर्तन हुआ था और इस कारण से स्वतंत्र भारत में एक नए आयकर अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए 1961 के मानसून सत्र में भारतीय सरकार द्वारा एक नया आयकर अधिनियम 1961 के रूप में पास किया गया, जो पूरे भारत में 1 अप्रैल 1962 से लागू हो गया और यह उस समय केवल भारत के सिक्किम राज्य में लागू नहीं था, लेकिन 1 अप्रैल 1990 से यह सिक्किम में भी लागू हो गया। यह आयकर अधिनियम 1961 प्रत्येक वर्ष के वित्त अधिनियम के द्वारा अमेंड किया जाता है। जैसी भी आवश्यकता होती है वैसा ही वित्त बजट बना करके और इस अधिनियम को हर वर्ष संशोधित किया जाता है। इसलिए इसके स्वरूप में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन मौलिक जो अधिनियम है 1961, इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ।
इस अधिनियम में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई समितियों का गठन किया था और उनकी सिफारिशों के आलोक में इसमें तमाम सारे परिवर्तन भी किए गए। और इनमें प्रमुख जो समितियां थी उनमें चौकसी कमेटी और राजा चेलैया समिति जो है वो भारतीय टैक्सेशन सिस्टम के सुधारों को लेकर के थी। और इनके जो भी रिपोर्ट्स आई या इनके जो सुझाव आए, सरकार ने इनका काफी हद तक वर्तमान आयकर अधिनियम में समावेशन कर दिया। वर्तमान भारतीय सरकार जो परिवर्तन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसने तमाम सारे परिवर्तन किए हैं। अप्रत्यक्ष करों के सुधार के क्रम में यहाँ तमाम सारे अप्रत्यक्ष करों के मकड़ा जाल को समाप्त करते हुए जीएसटी को ले आया गया। इसी प्रकार यह वर्तमान भारत सरकार आयकर की जटिलताओं को दूर करने के उद्देश्य से एक नया आयकर अधिनियम ले आने की तैयारी कर चुकी है। इसमें काफी काम हो चुका है। आने वाले समय में हमें एक नया टैक्सेशन सिस्टम देखने को मिल सकता है। आप सभी इस वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके समाधान का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।